बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। राज न्यूज़ के खुसूसी विलाद के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। ये कहानी नहीं, ये एक सच्चा वाक़या है और ये सच्चा वाक़या ब्रिगेडियर सैयद अहमद इरशाद ने अपनी किताब प्रोफाइल ऑफ इंटेलिजेंस में बयान किया है। ब्रिगेडियर सैयद अहमद इरशाद साबिक़ चीफ ऑफ स्टाफ डायरेक्टरेट जनरल ISI थे और उन्होंने ये किताब लिखी। इसके अंदर कई चीज़ें हैं, कई तस्करे हैं। प्रेम नगरी उस किताब का एक बाब है। उस किताब का तर्जुमा हुआ, अफजाल शाही साहब ने तर्जुमा किया। इस जिन चीज़ों का जिक्र है वो बहुत दिलचस्प है। इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन हम इस किताब से इक़्तिबासात आपको सुनाते रहेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये प्रेम नगरी की कहानी आपके लिए हम लेकर आए हैं क्योंकि भारत के बारे में ये कहा जाता है कि अमूमन अपने स्टाफ में वो पाकिस्तान के अंदर सिख अहलकार हो या मुसलमान अहलकार उनको नहीं रखता, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से वो काबिल एतमाद नहीं है। हमारे पास एक कहानी और भी है, वो हम किसी वक्त आपको और सुनाएंगे कि एक ऐसा सिफारतकार जिसने कई मरतबा कई ममालिक में भारत की बतौर सफ़ीर नुमाइंदगी की, लेकिन वो पाकिस्तान आ गया और उसने आकर पाकिस्तान की शहरियत अख्तियार की और यही उसका इंतकाल हुआ। ये दिलचस्प कहानी भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन किसी और वक्त हम आपको बताएंगे बाद में। तो भारत ने पाकिस्तान में कभी भी मुसलमान या सिख अहलकार को अपने सिफारत खाने में नहीं जगह दी पाकिस्तान के अंदर, और ये उनकी पॉलिसी का एक हिस्सा है। और किसी हद तक समझ में भी आने वाला है कि इससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि वो सिख और मुसलमानों पर एतमाद नहीं करते पाकिस्तान के हवाले से। और इस बेयकीनी की इंतहा ये है कि पाकिस्तानियों से इतने खाइफ हैं, घरेलू मुलाजमीन तक अपने साथ लेकर आते हैं। जाहिर है जो कौम छोटी छोटी बातों पर कह दे कि ये ISI ने कराया है, हत्ता ये कि चंद्रयान जो है, जो इनका सैटेलाइट था, वो खला में गायब हो गया, उसके बारे में भी बाज़ लोगों ने ये कह दिया कि चंद्रयान को खला में मिसगाइड करने में ISI का हाथ है। ISI ने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से इनके सैटेलाइट चंद्रयान को मिसगाइड कर दिया। अगर ISI के पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है तो हम सलाम करते हैं ISI को। होता यह है कि जब ये घरेलू मुलाजमीन को लेकर आते हैं तो हिंदुस्तान में जो बेरोज़गारी है, जो बेरोज़गारी की शरह है, वो बहुत ज़्यादा है। तालीम की शरह भी बढ़ रही है और बेरोज़गारी की शरह भी। और बेरोज़गारी की शरह इसलिए बढ़ रही है कि तबकाती फ़र्क जो है, यानी ब्राह्मण, शूद्र, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, ये फ़र्क बहुत है। इसलिए सबसे ऊपर जो है मुलाजमत में तरजीह जो है वो ब्राह्मण को दी जाती है और उसके नतीजे में बेरोज़गारी होती है। छोटी जात के लोग महरूम रह जाते हैं, मुसलमान मुलाजमतों से महरूम रह जाते हैं। तो छोटी जात के लोगों को जो आला डिग्री के हामिल होते हैं, ग्रेजुएशन होती है, मास्टर्स होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, वो आ जाते हैं घरेलू मुलाजमीन के तौर पर। लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी कब तक घर के काम करता रहेगा? झाड़ू पोंछा, खाना पकाना, ये सब काम उसके लिए मौजूद नहीं होती। और फिर उन्हें अपनी डिग्रियां जो हैं वो जहर लगने लगती हैं। तो उन्हीं में से एक मुलाजिम मोहन था। अच्छा, सिर्फ यही नहीं होता कि वो घरेलू मुलाजिम जो हैं वो बेरोज़गार नौजवान होते हों, बल्कि अपने लोगों की सरगर्मियों पर नज़र रखने के लिए और पाकिस्तान में जासूसी करने के लिए भारत रॉ के एजेंटों को घरेलू मुलाजिम की शक्ल में भेज देता है कि वो जाएं और घरेलू मुलाजिम की शक्ल में जाएंगे, सब्जी की दुकान पे जाएंगे, किसी और की दुकान पे जाएंगे, वहाँ से ख़रीदारी करेंगे। तो वहाँ पर वो जायज़ा लेते रहते हैं और उन जायज़े को उस हिसाब से देखते रहते हैं कि उनकी कार्रवाइयों के लिए मुनासिब जगह कौन सी है। तो ये और अपने रब्त बनाते हैं लोगों के साथ।
तो मोहन जो है वो भारतीय सिफारतकार का मुलाजिम था। तो उसने देखा कि एक पठान जो है वो कालीन और स्मगल शुदा अशिया बेच रहा है और उनके साथ वो राब्ता कर रहा था। जो पठान बेचते हैं कालीन लेके चलते हैं, स्मगल शुदा अशिया होती है उनके पास, और वो मोहतात और खुफिया अंदाज में मुख्तलिफ पठानों से चरस के बारे में पूछ रहा था। और पठान उसको पुलिस या किसी खुफिया महकमे का एजेंट समझकर, जासूस समझकर उसको धुतकार देते कि हम ये काम नहीं करते। जाहिर है अगर वो करते भी हों तो ऐसे अजनबी आदमी को नहीं देंगे कभी वो, जो उनसे ये सवाल करता फिर रहा हो। अब उसकी ये सरगर्मियां जो हैं वो इस कदर तेज हो गई थी कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की नज़र में आ गई। जाहिर है उनके पीछे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस उसमें नज़र रखती है, तो उससे मालूम ये हो रहा था कि वो बहुत बेताब है और जो स्टॉक वो हिंदुस्तान से लाया था वो ख़त्म हो गया है और अब शिद्दत से उसे काली माता की तलाश है। ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी तरह निगरानी की जाए कि उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त का इम्तहान हो जाए। अब ये हमारे जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उनकी नज़र में आ गया। कहानी दिलचस्प आगे बढ़ती है। एक रोज़ जब वो मामूल के मुताबिक बेचैन और बेकरार चर्च की तलाश में पठानों की मन्नत समाजत कर रहा था और हमारा अपना पठान यानी ISI का एजेंट, अपना पठान कालीन लटकाए, कंधे पर कालीन लटकाए वहां पहुंच गया और मोहन से कालीन खरीदने के लिए कहा, भाई साहब हमारा कालीन खरीदो, हम तुमको देगा। मगर मोहन ने कालीन खरीदने से तो हतमी तौर पर इनकार कर दिया, मैं कालीन नहीं लूँगा। मगर हस्बे तवक्को सवाल किया, खान चरस है तुम्हारे पास? हमारे पठान ने सवाल पर हैरत का इजहार करते हुए कहा, उसे मार्केट में खरीदारों के हुजूम से परे एक कोने में आने का इशारा किया। इधर चलो, कोने में चलो, इधर ये क्या बात कर रहे तुम? अब मोहन के चेहरे पर बागो बहार की कैफियत थी, उम्मीद की किरण जो है वो फूट चुकी थी। पठान का ये मस्बत इशारा एक जाँ बलब शख्स के मुंह में अमृत रस टपकाने वाली बात थी। मार्केट के कदरे वीरान कोने में पहुंचकर हमारे पठान ने उससे पूछा, तुम पुलिस का आदमी तो नहीं है? मोहन ने अपना सिफारत खाने का शनाख्ती कार्ड दिखाया। हमारा तरबियत याफ्ता कारकुन जो है मुकम्मल तसल्ली के मूड में था। अब बाबा हमको ये क्या दिखाना है? हम पढ़ा लिखा नहीं है। अगर तुम हिंदू है तो अपना असली शनाख्त दिखाओ। मोहन इस कदर बेकरार था कि पठान को करीबी झाड़ियों में ले गया और अपनी पतलून के बटन खोल के अपने हिंदू होने का यकीन दिलाया। इस वारदात का मकसद एक तो यह था कि मोहन को हमारे आदमी पर किसी किस्म का शक न गुजरे और दूसरे उसकी तलब की शिद्दत का अंदाजा भी हो जाए। ऑपरेशन का पहला मरहला बखैर खूबी अंजाम पा गया। पठान ने उसे मगरिब की नमाज के बाद मिलने को कहा और यह भी कहा कि हम सिगरेट के पैकेटों में पठान ने उसे मगरिब की नमाज के बाद मिलने को कहा और यह भी कहा कि हम सिगरेटों के पैकेट में चरस से भरा हुआ एक सिगरेट रख देगा और उसकी कीमत 20 रुपया लेगा। बोलो मंजूर है? मोहन ने कहा, खान एक सिगरेट की कीमत 20 रुपया? हम तो गरीब आदमी हैं। ये ख्याल रखिए कि ये 80s और 70s के ज़माने की बात है। ये 20 रुपया जो है उसकी वैल्यू थी और उस वक्त की का ख्याल कीजिएगा। खान एक सिगरेट की कीमत 20 रुपया? हम तो गरीब आदमी हैं, इतनी रकम किधर से लाएगा? कुछ तो कम करो। उसने बनिए वाली मन्नत समाजत शुरू कर दी। देखो तुमको खरीदना है या नहीं, हमारा टाइम ज़ाया मत करो।
मालूम है पकड़ा गया तो जेल तुम्हारा बाप कटेगा। जाओ बाबा अपना रास्ता पकड़ो, हमको सिगरेट नहीं बेचना है। पठान ये कहकर चल दिया। मोहन की तो गोया मौत करीब आ रही थी। वो उसके पीछे मन्नतें करता हुआ चलता रहा। अच्छा खान साहब हमको मंजूर है, पर चीज अच्छा होना चाहिए और हम शाम को पहुंच जाएगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। आज न जाने कितने दिनों के बाद उसकी सांस की नालियों में काली माता का रस टपकने वाला था। वो वक्त से पहले ही तयशुदा मुकाम पर पहुंच गया। उसने हमारे पठान से दोस्ती कायम करने की कोशिश की और कई वादे भी किए ताकि सप्लाई में तसलसल रहे। चर्च वाला सिगरेट उसकी जेब में था और हमारा डाला हुआ कांटा हलक तक उस मछली के वजूद में फंस चुका था। चर्च की सप्लाई का सिलसिला शुरू हुआ तो बहुत जल्द उसकी जेब खाली होने लगी। अपने जराए के हवाले से वो कतई तौर पर इस अय्याशी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, मगर उससे हाथ खींचना भी उसके बस में नहीं था। मजबूरन उसने पठान से उधार का सिलसिला शुरू कर दिया। मजबूरन उसने पठान से उधार का सिलसिला शुरू करने की दरखास्त की। देखो बाबा, उधार मोहब्बत की कैंची है, हमको ये सौदा उधार नहीं मिलता, नकद पैसे देता हूं और उधर पुलिस का डर भी रहता है। जाओ जाओ बाबा अपना रास्ता नापो। ये कहकर हमारा पठान फिर चल पड़ा। नहीं खान साहब, हम बंदोबस्त करेगा, आप कल जरूर आना। मोहन ने उससे वादा ले लिया। दूसरी मुलाकात में हमारे पठान ने कहा, देखो हमको अपना घर दिखाओ, हम तुमको अच्छा आदमी मालूम होता है। दूसरी मुलाकात में हमारे पठान ने कहा, देखो हमको अपना घर दिखाओ, हमको तुम अच्छा आदमी मालूम होता है, वैसे भी तुम परदेसी है, पर देखो अगर हमारा पैसा मारा ना तो हम तुम्हारे साहब को बोल देगा। मोहन बहुत खुश हुआ और पठान को अपने क्वार्टर में ले गया। पठान वहां काफी देर तक बैठा रहा और हर चीज का बहुत जायजा लेता रहा। हमारा ऑपरेशन मरहलावार परवान चढ़ रहा था। पठान ने मोहन से दोस्ती कर ली और ये ताल्लुक कारोबार से ज्यादा दोस्ती में तब्दील हो गया। पठान ने पहले उसे कहा, देखो दोस्त, ये जो हमारा सामान नहीं बिकता वो हमें वापस नौशेरा ले जाना पड़ता है, बस का किराया बहुत लग जाता है। अगर ये सामान मैं यहां रख जाया करूं और सुबह को यहां से ले लिया करूं तो कैसा है? हाँ क्यों नहीं, तुम सामान यहीं छोड़ दिया करो। मोहन आमादा हो गया। उसका मकसद तो था कि उसे हाँ क्यों नहीं, तुम सामान यहां छोड़ दिया करो। मोहन आमादा हो गया। उसका मकसद था कि अब उसे चरस मिलती रहा करेगी। उधर मोहन के सर पर भी उधार काफी हो चुका था। उसने सोचा कि इस तरह पैसे अदा करने का मरहला शायद चंद रोज और टल जाए। एक दिन बारिश हो रही थी। मोहन ने पठान से कहा, दोस्त अब बारिश भी हो रही है और सर्दी भी है, तुम कहां नौशेरा जाओगे, यहीं रात गुजार लो। हमारा तीर ऐन निशाने पर लगा। हमारा पठान हिंदुस्तान के ऊंचे दर्जे के सफारतकार ढोडी के घर में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो चुका था। एक रात जब मोहन चरस के सिगरेट के धुएं के मरगोले फजा में बिखेरने में मसरूफ था, भारतीय सफारतकार की जवासाल बेटी रीतू चरस की बू सूंघती हुई उसके क्वार्टर तक आ पहुंची। मोहन रंगे हाथों पकड़ा गया। उसकी सजा ये तजवीज हुई कि रीतू को भी उसका एक सूटा लगाए। मोहन रंगे हाथों पकड़ा गया। उसकी सजा ये तजवीज हुई कि रीतू को भी इसका एक सूटा लगाने दिया जाए। सूटे के लिए सिगरेट फौरी तौर पर पेश कर दिया गया। रीतू ने शायद पहली मर्तबा यह हरकत की थी, क्योंकि उसके चेहरे के तासुरात से साफ मालूम हो रहा था और शायद सिगरेट नोशी भी नहीं करती थी। ताम रीतू ने इस सूटे के अच्छे असरात महसूस किए और यूं सिलसिला एक सूटे से बढ़कर पूरे सिगरेट तक आ गया। और अब रीतू हर रात मोहन के क्वार्टर में मौजूद होती। वो एक सिगरेट की कीमत मोहन से भी ज्यादा अदा करती। यूं मोहन, रीतू और पठान
दोस्ती की ऐसी तिकोन बन गए जो चरस के धुएं से मुकम्मल होती थी। मिसेस ओडी के घर तक पहुंचने का हमारा मंसूबा इंतहाई खूबसूरती से मुकम्मल हो चुका था। हमारे पठान को बिलाखिर मोहन के क्वार्टर से ओडी की खाबगाह तक भी रसाई हासिल हो गई। यहाँ हमारे उस मासूम कालीन फरोश ने खुफिया आलात नस्ब कर दिए और मौका बमौका अहम फाइलों के मुताले से भी फैज़याब होने लगा। इलाहाबादी बाज़ कारामद मालूमात उसे मोहन और रीतू की गुफ्तगू के जरिए मिलती थी। ये सिलसिला अपने जोबन पर था कि हमारे लिए एक और ख़जाने का मुंह खुल गया। एक रोज़ हमारे पठान को मालूम हुआ कि डोडी अपने एक साथी सफारतकार मिस्टर धावन की बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार है और मुकम्मल तौर पर उसे बेवकूफ़ बना रहा है। मिसेस धावन सफारती कम्युनिटी में एक पढ़ी लिखी, जाजिब नज़र और मुतहर्रिक शख्सियत के तौर पर जानी जाती थी। इत्तेफाक से मिसेस धावन का नाम पहले ही हमारे ज़ेरे निगरानी अफराद की फहरिस्त में शामिल था, क्योंकि वो बेहद सोशल थी और पाकिस्तानी फैमिलीज़ के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने में ख़ास तौर पर पेश रहती थी। हमें शक था कि वो बाकायदा तरबियत याफ्ता है और पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों में अपने खावंद का हाथ बटाती है। उसके हुस्न के जलवों से कई दूसरे सफारतकार भी मुतासिर नजर आते थे। उसकी शख्सियत, धीमे लहजे और अदाओं का जादू कई दिल फेंक किस्म के सफारतकारों के सर पर चढ़कर बोल रहा था और वो कई खानदानों की अज़दवाजी जिंदगियों के लिए तबाही का बायस हो सकती थी। इसे वश करनिया करार दिया जा सकता था, मगर अपनी एक कमजोरी की वजह से उसकी हालत एक शकस्त खोर्दा सिपाही की सी थी और वो कमजोरी थी जिनसी जज्बात की तस्कीन। मिसेस धावन का शुमार उन खवातीन में होता था जो अपने सिफली जज्बात की तस्कीन के लिए किसी भी मेयार और स्टेटस की परवाह नहीं करती और शायद यही वजह थी कि वो डोडी की कुर्बत के लिए हम वक्त बेचैन दिखाई देती थी। मिसेस ढोडी उन दिनों अक्सर भारत आती जाती थी, जहां वो अपनी बेटी रीतू की शादी की तैयारियों में मसरूफ रहती थी। रीतू की रुखसती का दिन भी गालिबन मुकर्रर हो चुका था। मिसेस धावन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बत हासिल करने का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं था। सीनियर होने के नाते वो अक्सर मिस्टर धावन को सरकारी काम से भारत भिजवा देता था और फिर मामला मैं तो मेरा ढोलन माही वाला रह जाता था। वसल के शब रोज़ कभी मिसेस धावन के यहाँ और कभी डोडी के बेडरूम में गुजरते और मिस्टर डोडी को अक्सर अलग-सुबह मिस्टर धावन के घर से या मिसेस धावन को डोडी के घर से निकलता हुआ देखा जाता। मिसेस धावन इस हद तक जिस्म-ज़दा थी कि वो सुरूर और कैफ के इन लम्हात की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेती और बाद में मिसेस धावन इस हद तक जिस्म-ज़दा थी कि वो सुरूर और कैफ के इन लम्हात की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेती और बाद में मिस्टर डोडी को तोहफे के तौर पर पेश किया करती। इन ऑडियो कैसेटों को सुनकर अंदाज़ा होता था कि वो जिनसी अमल में किस हद तक महारत रखती थी। कामा सुतरा और कोक शास्त्र का शायद ही कोई आसन हो तो मिसेस धावन मिस्टर डोडी पर ना आजमाती। यूं डोडी के लिए हर रात वसल की रात होती और वो दिन में उन ऑडियो रिकॉर्डिंग से लुत्फानंदोज होता। रीतू, मोहन और हमारा पठान भी उनमें से बहुत सी कैसेटों से इस्तिफादा कर चुके थे, मगर उन्हें सुनने के बाद वो क्या महसूस करते होंगे यहाँ उसकी तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं। मिसेस धावन की हवस परस्ती का यह आलम था कि वो महज इन कैसेटों पर ही इक्तफा नहीं करती थी, बल्कि बाकायदगी से ढोडी को रोमन, हिंदी और अंग्रेजी ज़ुबानों में मोहब्बत भरे खतूत लिखना भी उसका मामूल था। इन खतूत के मतन मिसेस धावन के अंदर भरी हुई जिनसी चाहत का आईना होते, जिनमें से अक्सर औकात डोडी के साथ गुजारी हुई गुज़िश्ता रात के जिनसी तजर्बात का खुलासा होता और जज्बाती मद्दोजर को इंतहाई बेबाक अंदाज में बयान किया होता। इन खतूत में से एक ख़त का
अक्स और कुछ इक़्तिबासात का तर्जुमा यूँ है। 22 नवंबर। मेरे प्यारे मोटू बाबा, माई डार्लिंग। मिसेस धावन मिस्टर ढोडी को प्यार से मोटू कहा करती थी। प्यारे, मुझे तनहा छोड़कर भारत जा रहे हो। अगर ये रीतू की शादी का मामला न होता तो मैं तुम्हें अपने प्यार के अताह समुंदर में गोता लगाए बगैर किसी कीमत पर भी यूं जाने की इजाज़त न देती। मुझे नहीं मालूम कि मैंने कैसेट में क्या कुछ कहा है। बराए करम मुझे इस पर कोई सज़ा न देना। ये उन लम्हात की कहानी है जो मैंने गुज़श्ता रात तुम्हारे साथ दुनिया व माफिया से बेखबर होकर गुजारे थे। और ये अजीब सी बात है कि मैं हमेशा अपने जज्बात को कैसेट में भरकर तस्कीन महसूस करती हूँ। शायद मैं तुम्हारी शानदार जिनसी कारकर्दगी की दाद तुम्हारे मुंह पर नहीं दे सकती। हालांकि अब मेरे और तुम्हारे दरमियान किसी किस्म का कोई पर्दा नहीं है और शायद तुम मेरे जिस्म के उन खतूत से भी वाकिफ़ हो चुके हो जिन तक अभी धावन को भी रसाई न हुई होगी। मेरी जान, मुझसे खफा मत होना। तुमने तो मेरी रूह भी अपने कब्जे में कर ली है। बाबा, मैं सरतापा तुम्हारी हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। मुझे यूँ लग रहा है जैसे तुमसे बिछड़े हुए सदियाँ बीत गई हैं। मुझे अब ये जानलेवा इंतज़ार बर्दाश्त नहीं होता। मेरा एक एक अंग तुम्हारी ज़िंदगी और कैफ से भरपूर बोसों का मुंतज़िर है। मैं ज़िंदगी के आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। साहब, तुम्हारी दी हुई सोने की जंजीरी जिस तरह हर वक्त मेरी गर्दन का अहाता किए रहती है, उसी तरह तुम भी हर वक्त मेरी सोचों में रहते हो। मैं उठते बैठते सोते जागते तुम्हारे ही सपने देखती हूँ। अपने इर्द गिर्द तुम्हारी सांसों की गर्मी महसूस करती हूँ। मैं हर सुबह राम की मूर्ति को सजदा करने के बाद अपनी मांग में तुम्हारे नाम का संदूर लगाती हूँ और भगवान के लिए अपना ख्याल रखना वगैरह वगैरह। चंद रोज बाद रीतू अपने वालिदैन के साथ पाकिस्तान से रवाना हो रही थी। रवानगी के वक्त रीतू की आंखों में आंसू थे और वो अपने दोस्तों से कह रही थी, शादी के बाद शायद मैं कभी पाकिस्तान ना आ सकूं, मगर यहाँ गुजारे हुए बेहतरीन लम्हात मुझे हमेशा याद रहेंगे। और ए पठान, मैं तुमको कभी ना भुला पाऊंगी। डोडी के जाने के बाद मिसेस धावन की हालत वाकई काबिले रहम थी। उसके अंदर शकस्त व रेख्त उसके चेहरे और अंदाज से आया थी और इससे पहले कि वो टूट फूट जाती, हमने उसकी शिद्दत तलब को पेश नज़र रखते हुए एक स्मार्ट और खूबसूरत पाकिस्तानी नौजवान को उससे मुतारिफ करवा दिया। हमारा तीर ठीक निशाने पर बैठा और मिस्टर डोडी से ज़्यादा जवान, खूबसूरत, साहिब सरवत और मजबूत आसाब का मालिक ये नौजवान बहुत जल्द मिसेस धावन का डार्लिंग बन गया। हमारे हैंडसम ने मिसेस धावन को वो नज़ारे दिखाए कि मौसूफा डोडी को भूल गई। मिस्टर डोडी अपनी बेटी जीतू की शादी के फर्ज से सबकदोश होकर जब वापस अपनी ड्यूटी पर पहुंचा तो वहां का नक्शा यकसर बदल चुका था। उसकी जगह हमारे हैंडसम ने ले ली थी और डोडी की महबूबा दिल नवाज अब एक मुसलमान की मोहब्बत के समुंदर में गोते लगा रही थी और उसकी उजलाती कुव्वतों से फैज़याब हो रही थी। रिकॉर्डिंग का सिलसिला भी जारी था। वो दोनों अक्सर अपने जिनसी इख्तिलात के मनाजिर की वीडियो फिल्में देखकर महजूज होते, मगर हमारे हैंडसम के बकौल ये मनाजिर मिसेस धावन की जिनसी आग पर तेल का काम देते थे और वो तमाम अखलाकी हुदूद फलांग कर एक बार फिर मस्ती में डूब जाती। हमारे हैंडसम की इन खिदमात के एवज मिसेस धावन हमारे लिए काम करने पर तैयार हो गई। दरअसल वो किसी कीमत पर हैंडसम को खोना नहीं चाहती थी। हमारे हैंडसम की तजुर्बाकारी ने मिसेस धावन को वो तमाम फ़राइज़ भुला दिए थे जो उसे भारतीयों ने तफवीज़ किए थे। इस हवाले से हमारा मिसेस धावन की खिदमात को न सराहना नाइंसाफ़ी होगी। वो हमेशा एक मुस्तैद कारकुन की तरह हमारे साथ भरपूर ताउन करती रही। उसने तो जैसे भारतीय एम्बेसी के सारे ताले खोल दिए। एम्बेसी में पत्ता भी हिलता तो हमें पता चल जाता। इससे न सिर्फ हम उनकी हर चाल को मात दे देते बल्कि अक्सर औकात उनको अहमक भी बना देते। ये सिलसिला जब तक चला बहुत अच्छा चला। किसी मरहले पर हमें कोई दुश्वारी नहीं हुई। ताहम हमें
उस वक्त बेहद अफसोस हुआ जब मिस्टर धावन को वापस अपने मुल्क पोस्टिंग का हुक्मनामा मौसूल हुआ। मोहब्बत के इस खूबसूरत घोंसले के तमाम परिंदे एक एक करके उड़ गए। मोहन, रीतू और अब मिसिस धावन। वो घोंसला जहाँ हर वक्त लव बर्ड्स यानी प्रेम करने वाले परिंदे चहचहाया करते थे, बिलाखिर वीरान हो गया। वो जब तक हमारे साए में रहे, हमने उनके मामलात में कभी दखलंदाजी नहीं की। नजर आने वाला दुश्मन छुपे हुए दुश्मन से बहरहाल बेहतर होता है। काउंटर इंटेलिजेंस वाले इन तमाम परिंदों की खिदमत को देर तक याद रखेंगे। ऑपरेशन लव बर्ड्स अपनी तकमील को पहुंचा। एक दरवाज़ा बंद होने से पहले हमारे लिए कई दरवाजे खोल गया। हम इन तमाम किरदारों के ममनून हैं जिन्होंने नहायत तुंदही से अपना अपना फ़र्ज बखूबी अंजाम दिया। ये कहानी झूठ नहीं है, ये सच्ची कहानी है और ये एक ऐसे ऑफिसर की कहानी है जिसने ये लिखा है और उस ऑफिसर ने बहुत दिलजमी के साथ और भी कई बातें बताई हैं जिनका जिक्र हम आइंदा करते रहेंगे। ऐसे ही वाक़यात के साथ हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। ये तो मैंने इक़्तिबास सुना दिया, आइंदा के लिए मैं इक़्तिबासात की बजाय बाकायदा रिसर्च आपके सामने पेश करूँगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।